नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पिछले व्याख्यान में हमने रामधारी सिंह दिनकर का भारत एक है निबंध पढ़ा था और उस निबंध के अंतर्गत हमने जो भारत की विभिन्नता के बिंदु हैं उन पर हमने चर्चा की थी। जैसा कि आपको पता है, भारत एक है निबंध रामधारी सिंह दिनकर के जो ग्रंथ है संस्कृति के 4 अध्याय उससे लिया गया है और इसमें भारत की राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दृष्टि से जो विभिन्नताएं हैं उनके बारे में भी बताया गया है और उनमें जो एकता है उसके बारे में भी बताया गया है। इससे पिछले व्याख्यान में हमने विभिन्नता के विभिन्न बिंदुओं को देखा। आज हम इस विभिन्नता के बीच में जो एकता छिपी हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर विविधता के बाद यह बताते हैं कि हमारे देश में एकता उस विभिन्नता के बीच भी किस प्रकार स्पष्टतः परिलक्षित होती है। सबसे पहले वे भाषाओं के बारे में कहते हैं कि 14 भाषाएं हैं जिन्हें कि भारत सरकार ने स्वीकृति दे रखी है। हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ी, उड़िया, असमी, पंजाबी, कश्मीरी और संस्कृत। भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि इन सभी भाषाओं के भीतर जो एक भावधारा है, जो उसके अंदर के विचार हैं, उनकी जो कथा वस्तुएं हैं यहाँ तक कि वो भी बहुत कुछ एक दूसरे से समानता रखती हैं। कथा वस्तु की समानता का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमको रामायण और महाभारत में मिलता है कि रामायण और महाभारत लगभग सभी भाषाओं में लिखी जा चुकी है, लेकिन इसकी जो कथा वस्तु है, उसकी जो एकता है, उसकी जो समानता है, जो सभी में हमको देखने को मिलती है, वो हमारी एकता को सिद्ध करती है। विचारों की एकता भी इन भाषाओं की एकता के माध्यम से हमको परिलक्षित होती है। हर जो भाषा है उसका जो साहित्य है उसमें हमको विचारों की हमको एकता देखने को मिलती है। हर जगह है किसी भी तरह की कथा वस्तु ली गई हो, किसी भी तरह की बात कही गई हो, उसमें अधर्म पर धर्म की विजय, इस तरह की जो भावनाएं हैं वो हमको हर भाषा के साहित्य में देखने को मिलती हैं। और जो भारतीय जनता है उसकी एकता का जो आधार है भारतीय दर्शन और साहित्य है। और इन भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में लिखे जाने के बावजूद भी इन भाषाओं का साहित्य अंत में जाकर के हमको एक ही दिखाई देता है। उनमें एक अद्भुत एकता जो है वो दिखाई देती है। वर्णमाला की एकता भी दिखाई देती है। एक फारसी लिपि को यदि हम छोड़ दें तो भारत की जितनी भी लिपियां हैं उनकी वर्णमाला भी एक ही है। भारत की जो अन्य लिपियां हैं जो पढ़ी जाती हैं उनके भी लिखने का ढंग एक ही है। तो लिपि की भी यहाँ पर एकता हमको देखने को मिलती है। आगे बात आती है मंदिरों की, धर्म की। मंदिर और धर्मों के बारे में लेखक का विचार है कि चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, हम जहाँ भी जाएं वहाँ हमको मंदिर दिखाई देते हैं और उन मंदिर में जो पूजा करने वाले पुजारी हैं या वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनसे मुलाकात होती है तो सब में बहुत सी बातें समान रूप से मिलती हैं। सभी लोग चंदन लगाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ में विश्वास रखते हैं। तो ये सब जो एकता है, ये चाहे उत्तर भारत हो और चाहे दक्षिण भारत हो, उनमें हमको समान रूप से देखने को मिलती है। बस इसमें एक जो भाषा की दीवार है, उस भाषा की दीवार को यदि गिरा दिया जाए तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत इतना पास आ जाएगा, उनका रहन सहन, जो उनकी जो संस्कृति है, उनका वो इतनी ज़्यादा एक है कि यदि भाषा की दीवार को हटा दिया जाए तो उनमें हमको अद्भुत एकता देखने को मिलेगी। आगे लेखक और भी
आगे की बात कहते हैं कि केवल हिंदुओं के बारे में ही नहीं, इस देश में रहने वाले जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के बारे में भी यह बात कही जा सकती है कि देश के किसी भी कोने में बसने वाले जो मुसलमान हैं उनमें भी धर्म को लेकर के एक आपसी एकता है और वो संस्कृति की दृष्टि से और देशों के मुसलमानों की बजाय हिंदुओं के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि बहुत से मुसलमान तो ऐसे हैं जिनके कि पूर्वज हिंदू थे और इसके अलावा अनेक सदियों तक हिंदू और मुसलमान साथ रहते आए हैं। तो मुसलमानों की संस्कृति पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। भारत के मुसलमानों को यदि दूसरे विदेशी जो मुसलमान हैं उनके बीच भी यदि खड़ा कर दिया जाए तो अलग से ही पहचाना जाएंगे कि ये भारतीय मुसलमान हैं, चाहे वो धर्म की दृष्टि से अलग है, चाहे उनकी संस्कृति अलग हो, लेकिन फिर भी उनकी जो एक भारतीय संस्कृति है वो उनको और देशों के मुसलमानों से अलग करती है और अपने भारतीय जो मुसलमान हैं उनके रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाती है। धार्मिक विश्वास की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो हिंदू समाज जो है उसमें और मुस्लिम समाज में हमको बहुत सी समानताएं मिलेंगी। हाँ, पारसी और क्रिस्तानी समाज जो है उसमें थोड़ी सी जो विभिन्नता है वो हमको देखने को मिलती है और धर्म के केंद्र से यदि बाहर जा कर के संस्कृति की जो एक विशाल सीमा है उसके अंदर बसने वाले जितने भी भारतीय हैं उनकी सांस्कृतिक एकता इस तरह की है कि वे दूसरे देशों से लोगों को अपने आप ही अलग कर देती हैं। संसार में जितने भी देश हैं उनमें यदि हम बात करें, विचार करें तो पता चलेगा कि हर एक देश की अपनी एक निजी सांस्कृतिक विशेषता होती है और उस देश के जो निवासी हैं उनके रहन सहन, चाल ढाल, बातचीत, खान पान, आदतें, तौर तरीके, इनसे उनकी उस देश की संस्कृति अलग से ही स्पष्ट हो जाती है, समझ में आने लगती है। चीन से आने वाले आदमी जो हैं वो विलायत से आने वालों के बीच कहीं भी नहीं छिप सकते और देश के लोग भी आ जाएं और चीन के भी आ जाएं तो एकदम से पता पड़ जाता है कि ये चीन से आया हुआ है। अफ्रीका के लोग भी काले होते हैं और भारतवासी भी काले होते हैं, लेकिन फिर भी अफ्रीका के लोग भारतवासियों में छिप नहीं सकते। भारतवर्ष में भी जो वेस्टर्न जो ड्रेसेस हैं, यूरोपीय पोशाकें जो हैं वो खूब चलती हैं, लेकिन उन यूरोपीय लिबास में सजे हुए जो हिंदुस्तानी हैं उनको यदि अंग्रेज़ों के बीच खड़ा कर दिया जाए तो निश्चित रूप से यह समझ आ जाएगा कि यह भारतीय है। इसी तरह से भारत के हिंदू ही नहीं, भारत के जो हिंदुस्तानी क्रिस्तान हैं, पारसी हैं और मुसलमान हैं, ये भी भारत के बाहर से आने वाले लोगों के बीच में आसानी से पहचाने जा सकते हैं। तो यह बात रही सांस्कृतिक एकता की। भूगोल के बारे में जैसा कि पहले कहा गया था कि भूगोल ने पहाड़ों और नदियों के द्वारा इस देश को अंदर से भीतर से अलग कर रखा है, लेकिन यह भी निश्चित बात है कि हम भूगोल का यह उपकार भी नहीं भूल सकते कि भारत के भीतर प्रांतीय भेदों के होते हुए भी जो अनेक क्षेत्र हैं उनमें उन विभिन्नताओं को समेटकर भी भारत को एक पूर्ण देश बनाने का काम जो किया है वह हमारे भूगोल ने ही किया है। पहाड़ों और समुद्रों से घिरा हुआ जो विशाल देश है उसमें मौलिक एकता का भाव है और यह भाव हमारे भूगोल की ही देन है। अंदर से कुछ कुछ बटा होने के बाद भी वो बाहर से बिल्कुल एक अलग स्पष्ट सीमा रेखा खींची हुई हमको भूगोल की दिखाई देती है। ये भारत की विशेषता बहुत ही पुरानी है और ये बहुत ही एकता का एक बहुत बड़ा बिंदु है। भौगोलिकता जहाँ उनको अलग करती है वहाँ अंदर ही अंदर अलग करके भी वह बाहरी लोगों से इस तरह से अलग कर देती है कि वह भौगोलिक एकता हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो हमारे देश की एकता को सुदृढ़ करती है। इसी तरह से इस देश में राष्ट्रीयता और प्रांतीयता के बीच भी संघर्ष चलता रहता है और कई बार तो ऐसा होता है कि जो शक्तिशाली राजा होते हैं उनके अधीन आकर के देश एक हो गया था और कभी ऐसा हुआ कि कभी राजा शक्तिशाली नहीं था तो उस प्रांतीयता ने छेद कर दिया और उस छेद को भरने की भी उस जो देश अलग हो गया था, जो प्रांत अलग हो गए थे उनको एक करने की वापस से कोशिश की जाने लगी। प्राचीन भारत में चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के लिए भी यहाँ पर लोग अक्सर यज्ञ हवन वगैरह किया करते थे और वो ये मानते थे कि
यदि हम चक्रवर्ती यानी दूसरे देशों, दूसरे जो प्रांत हैं, दूसरे जो जगह हैं, उन पर यदि हम कर लेंगे तो पूरा देश जो है वह एक खड़ा हो जाएगा। तो चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के लिए भी यहाँ पर अलग अलग बहुत बार लड़ाइयाँ हुई हैं, और लेकिन उन लड़ाइयों के बीच का जो एक भाव था वो केवल यही था कि जो बड़े बड़े राजा थे वो अपना प्रभुत्व फैलाना चाहते थे, और भौगोलिक परिस्थितियाँ ही सारे देश को जो एक देखना चाहती थी। और इस भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही बड़े से बड़े राजा इस तरह के काम करते थे, इस तरह के युद्ध किया करते थे कि उनके अधीन पूरा देश एक हो जाए। भूगोल ने जो भारत को एक सीमा में बांध दिया, उसी सीमा के बाहर की दुनिया से भारत को अलग रखने का काम भी भूगोल ने किया है, और एकता के सूत्र में बांधने की प्रेरणा यहाँ के भूगोल की सबसे बड़ी शिक्षा रही है। तो भारत का कोई भी भाग जो है वो दूसरे जो भारत से अलग जाकर स्वतंत्र होने की यदि कोई देश चेष्टा करे तो यह एक तरह से अस्वाभाविक बात है, और इस तरह की चेष्टा किसी ने की भी है तो उनकी वह चेष्टा पूरी नहीं हो पाई है। इसको लेखक ने बहुत से उदाहरणों के द्वारा भी बताया है कि एक समय था कि मौर्यों ने एक समय कंधार को, अफ़गानिस्तान को भारत में मिला लिया था, लेकिन कंधार जो है वो भारत में नहीं रखा जा सका। यदि हम ये कोशिश करें कि दुनिया के किसी हिस्से को काट करके उसको भारत में मिला लें और उसको हम अपने भारत में मिला करके एक करने की कोशिश करें तो वह भी अप्राकृतिक है। तो इसी तरह से यदि भारत का कोई हिस्सा कहीं और चला जाए तो वह भी ज़्यादा समय तक दूसरे देश के पास में नहीं रह सका। जो कंधार है उसका उदाहरण लेखक ने दिया है। इसके अलावा जो यूनानियों ने पंजाब को काट करके कंधार में मिला दिया था, लेकिन उनकी ये कोशिश भी ज़्यादा नहीं चल सकी, यह कोशिश भी बेकार हुई और पंजाब भारत में वापस आ गया। इसी तरह महमूद गजनी ने काबुल में बैठ कर के भारत पर राज्य करना चाहा था, लेकिन इस तरह के काम जो है उसमें उसे सफलता नहीं मिल पाई। पठान जो थे उन्होंने भी दिल्ली में बैठ कर के जो सीमा पार हुकूमत करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें भी वो नाकामयाब रहे। सिंध के ऊपर भी जब मुसलमानों ने सबसे पहले कब्जा किया तब वो भी यही चाहते थे कि सिंध ईरान का अंग रहे और ईरान से ही उस पर हुकूमत चलाए, लेकिन यह भारत के भूगोल के खिलाफ बात थी, इसलिए उनकी ये कोशिश भी बेकार हुई। तो कहने का आशय यह है कि दुनिया के और भी कई देश जो हैं वो दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण है। उसी तरह से प्रकृति ने भारत को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में बसाया है, और वो जो स्वतंत्र देश के रूप में बसाया है वो दुनिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें एक अद्भुत एकता है, एक अद्भुत सामंजस्य है। उस अद्भुत एकता के कारण ही इसमें रहने वाले किसी भी धर्म के लोग हैं, किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हैं, वो सब कुल मिलाकर के भारतीय ही हैं। यह भारत की विभिन्नता में एकता की बात इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण से उठा करके और स्पष्ट की है। धन्यवाद।